अब हम आते हैं मतदान की अगली प्रक्रिया में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़े हों उनके उनके क्रम में नंबर लिखकर वोट देता है। अर्थात मतदाता जो है वो वरीयता क्रम में मत डालता है। वरीयता से अर्थात क्या हुआ कि यदि 6 उम्मीदवार हैं तो एक उम्मीदवार का नाम, दूसरे उम्मीदवार का नाम, तीसरे उम्मीदवार का नाम, चौथे का नाम, पांचवें का नाम, फिर छठवें का नाम। 6 उम्मीदवारों की प्राथमिकता तय करते हुए वह मत देता है। मतदाता वरीयता क्रम में मत डालता है। इससे आगे क्या होगा? मतों की गणना। मत डाल दिए गए एक निश्चित तारीख को, अब मतों की गणना होनी है। अर्थात देखना यह है कि किसे सबसे ज़्यादा मिले और जिसे मिले उसे 50% से ज़्यादा मिले कि नहीं। तो काउंटिंग ऑफ वोट की यदि बात करें तो सबसे पहले उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं उसे गिना जाता है। सबसे पहले उम्मीदवार, यदि पहली गिनती में कोई उम्मीदवार 50% से ज़्यादा ले लेता है या न्यूनतम कोटे जो निर्धारित किया गया उससे ज़्यादा पा लेता है तो वह राष्ट्रपति घोषित हो जाता है। पहली गिनती में ही, पहली गिनती से तात्पर्य यह है यदि अधिकतर लोगों ने पहली प्राथमिकता किसी एक उम्मीदवार को दी है और उसके मतों का मूल्य डाले गए मतों से 50% से ज़्यादा है तो वह विजयी घोषित होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जब 50% से कम मिला हो पहली पसंद को, न्यूनतम कोटा किसी को ना मिला हो, तो क्या होगा? यदि प्रथम पसंद के वोटों का आधार पर किसी को भी कोटे के बराबर मत प्राप्त ना हुआ हो तो क्या होता है? सबसे कम मत प्राप्त होने वाले उम्मीदवार का नाम काट दिया जाएगा। मैंने 6 उम्मीदवारों की चर्चा की, जिसको सबसे कम वोट मिले, कल्पना करिए 6वें उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले, उसका नाम हटा दिया जाएगा और उसके जो वोट हैं उसको वोटरों की दूसरी पसंद के अनुसार शेष 5 उम्मीदवारों में बांट दिया जाएगा। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, इसलिए समझने की कोशिश करें कि सबसे कम प्राप्त वोट जिसको मिले हैं उसका नाम हटा दिया जाएगा और यदि कल्पना करिए उसे वोट मिले हैं 3000 वोट, तो उसके जो 3000 वोट हैं वो दूसरी पसंद के अनुसार शेष उम्मीदवारों में बांट दिए जाएंगे। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि न्यूनतम कोटा कोई उम्मीदवार प्राप्त नहीं कर लेता। यदि सबसे नीचे के उम्मीदवार का नाम काटने पर भी 50% कोटा नहीं मिल पाया तो 5वें का नाम काटकर उसके वोटों को बांटा जाएगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, उससे आप थोड़ा और स्पष्ट हो जाएंगे। मान लीजिए डाले गए मतों की कुल संख्या 20,000। ऐसी स्थिति में कोटा क्या बना? 10,001। ठीक, 20,000 बटे 2, वो जो फॉर्मूला आपको पहले बताया था, धन 1, तो हो गया 10,001 मत मिलने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। अब उदाहरण के लिए 4 उम्मीदवार हैं जिन्हें प्रथम पसंद के वोट मिले। पहली पसंद के वोट 4 उम्मीदवारों को मिले, अर्थात जितने लोगों ने मत दिया उसमें से कुछ लोगों ने पहली प्राथमिकता एक को दी,
कुछ लोगों ने पहली प्राथमिकता दूसरे को दी, कुछ लोगों ने पहली प्राथमिकता तीसरे को, कुछ लोगों ने पहली पसंद या प्राथमिकता चौथे को। तो ऐसी पहली पसंद वाले कितने हो गए? 4। कल्पना करिए ए को मिले 8000, बी को मिलते हैं 6000, सी को 4000 और डी को 2000। ये पहली पसंद के हों। इस प्रकार पहली पसंद के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को कोटे से कम ही मत मिला, क्योंकि कोटे में मिनिमम कितना होना था? 10,001। यहाँ पहली पसंद के 4 उम्मीदवारों के वोट बट गए और उसमें जो सबसे ज़्यादा मत मिला वो मात्र 8000 है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में प्रथम पसंद वाले जो 4 कैंडिडेट थे उसमें जिसको सबसे कम मिला, पहली पसंद वाले कैंडिडेट में जिसमें सबसे कम मिला उसका नाम हटा दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे कम किसको मिला? डी को। डी को कितने मिले? डी को मिले 2000। तो पहली बात तो उसका नाम इसमें से, इस सूची से काट दिया जाएगा। अब बचे 3 उम्मीदवार जो दौड़ में अभी भी हैं, और डी के जो मत हैं उसकी दूसरी पसंद के जो मत हैं 3 उम्मीदवारों में बांट दिया जाएगा। तो 2000 वोट उसके 3 उम्मीदवारों में बांट दिए गए। अब इसमें क्या होगा? मान लो ए को उसने 1000 वोट, ऐसा करने से ए की वोट संख्या 1000 बढ़ गई, बी की वोट संख्या 600 बढ़ गई, तो सी की वोट संख्या कितनी बढ़ेगी? 2000 में 1600 ऐसे, तो 400 उसके कुल में हो गए 2000 वोट। इस प्रकार किस कैंडिडेट के? डी के बांट दिए गए पहली 3 पसंद में, पहली पसंद वाले 3 कैंडिडेट्स में। अब क्या स्थिति होती है? क्या अब कोई कैंडिडेट 10,000 वोट पा लेता है? आप देखिए, ए को पहले मिले थे 1000, उसमें आपने ए को पहले मिले थे 8000, उसमें आपने 1000 वोट जोड़े। 1000 किसके वोट थे? डी के मिले हुए वोट, डी के पहली पसंद। अब इसकी संख्या हो गई 9000। उसी प्रकार बी और सी का भी जोड़ देखिए, तो किसी का भी जोड़ 10,001 को पार नहीं कर रहा है। अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में अब पहली पसंद वाला जो तीसरा उम्मीदवार है उसका नाम भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी किसी उम्मीदवार को कोटे जितने मत प्राप्त नहीं हो सके, इसलिए अब सी का नाम काटा जाएगा। और सी को जो मत मिले थे कितने हो गए? सी के मत अभी कितने हैं इस सूची में? 4400। पूर्व में मिले थे उसे 4000, डी के वोटों का वितरण होने से 4400 हुए, तो अब उसके वोटों की वैल्यू हो गई 4400। ये 4400 वोट, जिसमें से 4000 वोटरों की दूसरी पसंद थी और 400 वोटों की तीसरी पसंद थी, इसके आधार पर फिर वितरित कर दिया जाएगा। मान लीजिए इन वोटों का वितरण कुछ इस प्रकार हो गया: ए को 1600, बी को 2800, और इन वोटों को जोड़ने से अब क्या परिणाम होगा? 9000 में 1600 जोड़िए, 6600 में 2800 जोड़िए, तो ए के मत कितने हो गए? 9000 धन 1600। प्रारंभ में ए के 8000 थे, फिर से डी के प्राथमिकता के 1000 मत मिले तो 9 हुए, अब 1600 उसके सी के मिल गए, तो 10,600 हुआ इसका, और बी का हुआ 6,600 धन 2,800। यद्यपि तीसरी पसंद के रूप में यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, 2,800 है, लेकिन पहली पसंद के रूप में अभी ए जो है वह 10,000 की वो मैजिक संख्या पार कर जाता है, मिनिमम कोटा पार कर जाता है, और उसके कुल मतों की संख्या हो जाती है 10,600। इस प्रकार ए को कोटे से अधिकतम मत प्राप्त होने के कारण उसे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है। ये है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, जिसमें केवल विधानमंडल के रूप में
संसद सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य रहते हैं, वे भी निर्वाचित सदस्य, और एकल प्रणाली के तहत एक चुनाव होता है, मतों का मूल्य निर्धारित होता है, आदि आदि। चुनावी प्रक्रिया में कभी कभी ऐसी संभावना भी हो जाती है कि कभी विवाद खड़े हो जाते हैं। ये जो नाम को काटकर मिनिमम कोटे के आधार पर चयन की जो प्रक्रिया है, कभी उसमें गलती की संभावना भी रहती है। ऐसी स्थिति में चुनाव संबंधी विवाद जो हैं उसे चुनौती दी जा सकती है, लेकिन चुनौती किस आधार पे? राष्ट्रपति का चयन होता है ए का, तो चाहता है तो बी किसी आधार पे चुनौती दे सकता है, पर उसके आधार क्या होने चाहिए? इन तीन में से कोई सा एक ही। पहला कि या तो मतदाताओं को घूस दिया गया, उन्हें घूस देकर प्रभावित किया गया कि वह इसी उम्मीदवार को मत दे। ये साबित हो जाता है तो आरोप सिद्ध हो जाएगा, तो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी खतरे में पड़ जाएगी। या उसके ऊपर दबाव डाला गया हो, अनुचित दबाव। दूसरी स्थिति जिसमें चुनाव को लेकर हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, वह है किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र अनुचित ढंग से स्वीकार किया गया हो। नामांकन पत्र में जब उम्मीदवार अपने बारे में पूरी जानकारियां भरता है, तो कोई जानकारी गलत पाई जाने पर नामांकन पत्र रद्द हो सकता है, और ऐसी स्थिति में चुनाव रद्द हो सकता है। तीसरा, चुनाव संबंधी नियमों की अवहेलना की गई हो। चुनाव की प्रक्रिया से लेकर परिणाम घोषित होने तक एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट रहता है। उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पालन करना जरूरी है, जिसे हम चुनाव संबंधी नियम कहते हैं। उन नियमों का पालन करना जरूरी है। किसी भी स्थिति में यदि इन नियमों की अवहेलना या तो उम्मीदवार द्वारा या चुनाव अधिकारी द्वारा या मतदाताओं द्वारा किया गया है, तब भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित हो सकता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय में ऐसे कुछ उदाहरण है जब चुनौतियां दी गई, यद्यपि हर चुनौती खारिज हो गई, क्योंकि जिस आधार पे उन्हें चुनौती दी गई थी चुनाव को, राष्ट्रपति के चयन को, वे आधार सही नहीं पाए गए। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1969 में श्री वी गिरी और 1983 में ज्ञानी जैल सिंह, इनके चुनाव को लेकर लोगों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। इन सभी मामलों में राष्ट्रपति के चुनाव को उच्चतम न्यायालय ने वैध करार दिया और ये जो चुनौतियां थीं इन्हें खारिज कर दिया था। तो संक्षिप्त में कहने का तात्पर्य कि चुनाव संबंधी विवाद कभी कभी उठते भी हैं और उसके निराकरण का भी प्रावधान है, और इसके लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है इन तीन कारणों में से किसी एक कारण के आधार पर। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में 5 वर्ष का है। संविधान के तहत 5 वर्ष इसका कार्यकाल निर्धारित है। यदि चाहे तो वो इससे पहले त्याग पत्र दे सकता है और राष्ट्रपति के पद से मुक्त हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य के कारणों से या किसी अन्य कारणों से। लेकिन यदि समय से पूर्व उसने त्याग पत्र दिया और वह स्वीकार हुआ, तो उसके इस्तीफा देने के 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। नए राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। याद रखेंगे, अमेरिका में राष्ट्रपति के न रहने पर किसी कारण से उपराष्ट्रपति अपने आप राष्ट्रपति बन जाते हैं। उतने काल के लिए जो बचा हुआ रहता है राष्ट्रपति का,
लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में उपराष्ट्रपति अपने आप राष्ट्रपति नहीं बनते। कुछ समय के लिए यदि राष्ट्रपति बीमार हैं या छुट्टी पर हैं या विदेश यात्रा पर हैं या कुछ अन्य बात है, तो कुछ दिनों के लिए, जब तक कि राष्ट्रपति वापस ना आ जाएं, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। लेकिन स्थायी रूप से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाए जाने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। संविधान स्पष्ट है कि किसी राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा दिए जाने या किसी अन्य स्थितियों में 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है, और तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, किसी कारण से यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो स्थान तो खाली नहीं जाएगा। किसी न किसी को दायित्व संभालना है, तो संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति के न होने पर मुख्य न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस दायित्व को संभालेंगे। भारत की बात करें तो ये बड़ा स्पष्ट है, एक परंपरा बन पड़ी है कि कोई भी व्यक्ति 2 काल से ज़्यादा के लिए राष्ट्रपति नहीं चुना गया है। ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक परंपरा बन चली है। परंपरा, कानूनी प्रावधान नहीं है, एक परंपरा। इस परंपरा के तहत जो भी राष्ट्रपति बने, उनको यदि दोबारा राष्ट्रपति बनाया गया तो तीसरी बार उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। और इस प्रकार इस संवैधानिक परंपरा का निर्वाह अब लगातार हो रहा है, और ये देखा जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित न हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, योग्यता और उसके कार्यकाल के बाद उसके भत्ते और वेतन के बारे में। राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता होता है वह, और जो सारी सुविधाएं हैं, वो संसद द्वारा निश्चित की जाती हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी, 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद भी राष्ट्रपति को कई सुविधाएं जारी रहती हैं। उसमें एक बहुत सुसज्जित मकान, विशाल भवन और अन्य कुछ सुविधाएं भी शामिल हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देश की गरिमा का सूचक है, देश की गरिमा का द्योतक है। राष्ट्रपति जो व्यक्ति एक बार बन गया, उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाता है संवैधानिक रूप से कि देश के इस प्रथम नागरिक की गरिमा सदैव बनी रहे, क्योंकि वह देश का प्रथम नागरिक है। इसीलिए कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्हें सभी सुविधाएं काफ़ी कुछ मिलती हैं, पेंशन भी मिलती है। कार्यकाल के बाद अगला बिंदु, क्या राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है? राष्ट्रपति स्वेच्छा से चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब राष्ट्रपति पर कुछ ऐसे आरोप लगे हों, कुछ संगीन आरोप लगे हों और देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची हो, तो ऐसी स्थिति में
हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। सौभाग्य से गत 80-85 वर्षों में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आई है। जितने हमारे राष्ट्रपति रहे वे बड़े गरिमामयी तरीके से देश की निष्ठा प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहे और महाभियोग जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का नाम है, उसकी किसी भी तरीके से आवश्यकता नहीं पड़ी। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं। महाभियोग कैसे होता है, क्या है? पहली बात तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, पदच्युत करने की प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें जो महाभियोग का प्रस्ताव है, महाधन अभियोग, इसका जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जाए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पर राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाए, जिसमें संविधान का अतिक्रमण करने पर उसको हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। महाभियोग को अंग्रेजी में इम्पीचमेंट भी कहते हैं, IMPEACH, इम्पीचमेंट। अब ये प्रक्रिया क्या है? संक्षिप्त में पहला कदम जो होता है कि महाभियोग प्रस्ताव की सूचना सदन को 14 दिन पहले दी जाए, यानी जिस दिन सदन को सूचना दी जाएगी उसके कम से कम 14 दिन बाद ही महाभियोग प्रस्ताव को लाया जाएगा। इस प्रस्ताव की सूचना पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए जहां 50 और 100 लोगों का अनुमोदन जरूरी है, वहीं महाभियोग के लिए सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, उनकी सहमति होने जरूरी। यदि लोकसभा में उसे पहले पेश किया जा रहा है प्रस्ताव को तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, और यदि राज्यसभा में पेश किया जा रहा है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, अनुमोदन या सहमति की जरूरत है, हस्ताक्षर के रूप में। दूसरा कदम, ये प्रस्ताव जिस भी सदन में रखा गया है उसके कुल सदस्यों के 2/3 लोगों ने इसे पास कर दिया हो। पहली शर्त तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी, 14 दिन का नोटिस पीरियड जरूरी। तीसरी बात कि जिस सदन में भी इसको रखा गया हो पहले, संसद के, उस सदन के 2/3 लोग इस प्रस्ताव को पास कर दें, पारित कर दें, तब यह प्रस्ताव उस सदन से पारित माना जाएगा और दूसरे सदन में भेजा जाएगा। 2/3 बहुमत मिलने पर ही यह प्रस्ताव पारित माना जाएगा। सिंपल प्लेन बहुमत में नहीं, 50% मिलने पर नहीं, 2/3 पर। अगला कदम, दूसरे सदन में भी जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकता है। स्पष्टीकरण उन आरोपों के संबंध में जिन आरोपों को लेकर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। तो अपना पक्ष देने का अधिकार भी राष्ट्रपति को हो, चाहे वह स्वयं आके दे या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दे, पर यह कहाँ होगा? दूसरे सदन में। पहले सदन ने तो पारित कर दिया, पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में उसे मौका है अपनी बात को रखने का। बात रख दी गई या ना भी रखी जाए, उसके बाद अगला कदम होता है दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को यदि पारित कर देता है तो महाभियोग सिद्ध हो जाता है।
दूसरा सदन भी राष्ट्रपति के पक्ष को सुनने के बाद, जिस पर महाभियोग का आरोप लगा है, या राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी तरह से अपना पक्ष न रखने के बाद वहाँ पे जब मत विभाजन होता है तो 2/3 सदस्यों का समर्थन महाभियोग के आरोप को यदि वहाँ भी मिल जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग साबित और उसी दिन तुरंत राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का, लेकिन राष्ट्रपति को उससे पूर्व भी कुछ खास परिस्थितियों में संविधान के साथ यदि उसने कुछ गलत किया हो, संविधान का अतिक्रमण किया हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जिसे महाभियोग कहते हैं।